नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम 2024 के चुनाव को लेकर। और 2024 में क्या देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी को पसंद करेगा, वोट करेगा? यह सवाल हर चुनाव में हमारे सामने खड़ा होता है। नरेंद्र मोदी के विरोधी लगातार प्रधानमंत्री के एंटी मुस्लिम होने का एक नैरेटिव बनाते हैं। आज भी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहां भारत के मुसलमानों को लेकर उनसे सवाल किया गया, उसका जवाब वहां से भी आया। और आज प्रधानमंत्री मिस्र में है, वहां से भी आ रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी अल हाकिम मस्जिद गए। यहां की तस्वीरें भी देखने लायक हैं और सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी बाहर मुल्क में गए हों और वहां जाकर किसी बड़ी शानदार मस्जिद का उन्होंने दौरा किया हो, जैसे कि मिस्र में हो रहा है। लेकिन क्या इससे प्रधानमंत्री और मुसलमानों के बीच का जो संबंध है वो पायदान चढ़ पाता है? मिस्र से प्रधानमंत्री 2024 का एक नया नैरेटिव क्या दे पा रहे हैं? क्या मोदी का मिस्र दौरा उनके विरोधियों के खेल को डिरेल करने का दम रखता है? यह हमारे सामने आज सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी और मुसलमान ये रिश्ता क्या कहलाता है। विरोधी लगातार इन दोनों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो वैसे भी बोलते हैं तो बहुत तीखा बोलते हैं और मुसलमानों के खैरख्वाह भी बनते हैं। कल बुल्ढाना में ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप एक बार फिर लगाया। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुननी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी का यह ताजा बयान। हमारे वजीर आजम अमेरिका गए, वजीर आजम अमेरिका गए, हमको उस पर कोई इतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत, इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात और अच्छे हों। अब तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अब तो हम एग्रीमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज का जिक्र करते हैं। मगर हमारे वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो दो बातों का मुझे बड़ा एतराज है। उम्मन अगर कोई मुल्क का वजीर आजम फॉरेन टूर पर जाता है उस पर तबसरा करना ठीक नहीं है। मगर वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, मैं मजबूर हूं आपकी बात को यहां पर रखने के लिए। एक ये कि नरेंद्र मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में मीडिया के सामने आकर की। 9 साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था, कोई मीडिया के लोग नहीं। मगर वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 एमपी आपके पास हैं और आपसे सवाल करने वाला यह सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? 9 साल के वजीर आजम, 300 एमपी रखने वाले वजीर आजम से पूछा, मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जवाब आया नरेंद्र मोदी का, वो भी आपको ओवैसी साहब ने बता दिया अपने इल्जाम के साथ साथ। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले जोरदार तालियों से हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। स्टूडियो में कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अवनीजेश अवस्थी जी, अवस्थी साहब आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बात करते हैं आज की राजनीति पर भी। और हमारे साथ हैं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब एक नजरिया पेश करते हैं इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो ताल्लुक मुसलमानों की तरक्की से रहा है या नहीं रहा, जो भी। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। स्वागत मुफ्ती साहब मैं आपसे ही करना चाहता हूं आज की चर्चा की। देखिए, प्रधानमंत्री आज काहिरा में है, वहां अल हाकिम मस्जिद में भी गए, यूएस में गए थे तो उनसे सवाल हुआ था, भाई भारत में लोकतंत्र का क्या हाल है, आप बताइए। उसमें से एक बात पकड़ी ओवैसी साहब ने भी और उन्होंने कहा 9 साल लग गए ये सवाल आते आते, और बड़ा दुख हुआ कि अमेरिका में मुसलमानों के बारे में पूछा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री से। तो जिसका जो एजेंडा वो चला रहा है, लेकिन ये सवाल पीछा क्यों नहीं छोड़ता?
मोदी और मुसलमान का रिश्ता क्या कहलाता है? 9 साल हो गए सर इस बात को। ठीक है मेरे भाई, मोदी और मुसलमान का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का, यकसुई का, इत्तिफाक का, दोस्ती का, भाईचारे का, तरक्की का कहलाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा एजेंडा इस मुल्क में चलाया गया। उसमें कुछ धार्मिक लोग शरीक थे, पॉलिटिकल पार्टियां शरीक थी, और उनको ये बताया गया कि इस देश के जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए संगठन हैं, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो इस देश के मुसलमानों के दुश्मन हैं। और उस एजेंडे पर इस कदर काम हुआ, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां तकरीबन उस पर काम करती रही, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और मुसलमानों के डीएनए में ये बात शामिल हो गई कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है। और इसमें मुसलमान संगठन बहुत तेजी के साथ, और वैसी जैसे पॉलिटिकल लोग बहुत अच्छे से घी जो है आग में डाल रहे थे। बहुत लंबा वक्त गुजरा, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई, और मोदी जी को लेकर के हमेशा से एक जो मुसलमानों में बातचीत होती रही। हुकूमत में आने के बाद आज 9 साल मुकम्मल हो गए। उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। मोदी जी ने बगैर किसी चू चरा के ये बात साबित कर दी कि उनके नज़र में हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी, भारत का हर भारतीय, हर पसमानदा, हर शोषित, हर पिछड़ा, उससे वो मोहब्बत करते हैं, उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। न वो हिंदू में विश्वास रखते हैं, न मुसलमान में, न सिख में, न ईसाई में, वो भारतीय होने पर विश्वास रखते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जितनी योजनाएं, जितनी बातें हो रही है ना भाई, जितनी योजनाएं चलाई गई हैं, जितने भी लोग योजनाओं से हिस्सा उठा रहे हैं, कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि मुझे हिंदू होने के नाते ज्यादा मिल गया, मुझे मुसलमान होने के नाते कम मिला, या मैं मुसलमान था इस योजना से बाहर हो गया, या मैं मुसलमान था मुझे सिलेंडर नहीं मिला, मुझे आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, मुझे छत नहीं मिली, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, या मैं इस रोड पे चल नहीं सकता जो गडकरी साहब ने यहां से महाराष्ट्र तक और इधर कहां तक बना दिए हैं, कोई मुसलमान नहीं कह सकता। और मोदी जी अभी जो है, ठीक है, मीडिया वालों ने सवाल किया और जवाब भी दिया, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से जो ये बातें कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान किस परेशानी में मुब्तला है, उस परेशानी को जरा हमें बताएं। मोदी जी से तो बाद में पूछें, मैं आपके टीवी चैनल पर अभी 1 घंटा हूं, जितने लोग मुझसे पूछ सकते हैं दुनिया में पूछें और बताएं मुसलमानों की परेशानी, मैं हर बात का जवाब दूंगा। मोदी जी की तरफ से कोई मुसलमान परेशान नहीं है, वो मुसलमान परेशान है जो अपनी दुकान चला रहे थे सिर्फ मुस्लिम गर्दी के नाम पर, वो मुसलमान परेशान है। और मोदी जी का कोई पहला मौका है किसी मस्जिद में जाने का? और मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं लोग, वो दाऊदी तबका जो आपको याद होगा, भारत जो है वो हमारे कल्चर और संस्कृति और हमारे डीएनए में शामिल है लोगों की मदद करना। दाऊदी फिरका क्यों इस मुल्क में आया था, फिर उसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात में, गुजरात के इर्द गिर्द मौजूद है। मोदी जी तो अपने देश की उस परंपरा को, उस कल्चर को, उस मोहब्बत को, उस संस्कृति को निभा रहे हैं वहां जाकर के कायरा अल-हकीम मस्जिद में, जो हमारे डीएनए में शामिल है। दाऊदी फिरका सबसे पसमानदा फिरका था मुसलमानों को, कौन जान रहा था उनको? आज मोदी जी ने, आपने मुंबई में देखा, मोदी जी गए उनके यहाँ, आपने मध्य प्रदेश में देखा, और वही हमारे सैयदना साहब को अलीगढ़ का चांसलर बनाया, फिर जामिया का चांसलर बनाया। तो ये सारी चीजें देखिए, आपने 3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। आपने कहा कि हमारे देश के अंदर कोई सनातनी संस्था अगर आती है जो अपना काम करना शुरू करती है तो उसको मुसलमान विरोधी घोषित किया जाता है, जैसे आरएसएस। आपने यह भी कहा कि हमारे यहां पर कुछ चंद मौलानाओं ने या सियासी पार्टियों ने मुसलमानों की डीएनए में यह बात डाल दी कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, कोट अनकोट हिंदू शब्द आपने इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया। तीसरा, आपने कहा कोई भेदभाव नहीं होता मुसलमानों के साथ भारत में, और आपने यह भी चुनौती दी कि कोई तकलीफ है मोदी के राज में मुसलमानों को तो आज आपके सामने बताएं। तो अगर कोई यहां पर हो ऐसा जिसको लगता हो कि देश हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो आप जरूर पूछिएगा इस सवाल को मुफ्ती साहब से। पहले कलीम साहब ही पूछ लेंगे मुझे लगता है उससे पहले। जी कलीम साहब बताइए, कोई तकलीफ आपको बतौर मुसलमान मोदी सरकार में? उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? तो ये जो मोदी जी बाहर जाके मस्जिदों का दौरा करते हैं, क्या उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है? यानी वो मिस्र के मुसलमानों से या और बाहर के मुसलमानों से तो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, सऊदी में भी जाके ये मोहब्बत दिखाई थी, लेकिन आखिर जो बिल्किस बानो जिसके
मतलब रेप करने वालों को और उसके परिवार के हत्यारों को मोदी सरकार ने दिन के उजाले में और पूरी दुनिया के सामने छोड़ दिया, संस्कारी बता के छोड़ दिया, उन सजा याफ्तों को छोड़ दिया, तो आखिर मोदी जी से ये सवाल नहीं होगा कि आखिर आपकी सरकार में जब मजलूम सेफ नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? दूसरी तरफ नासिर और जुनैद को जिंदा जला के, कार में जिंदा जला के मार दिया गया, रेप मतलब अगवा करके मार दिया गया, लेकिन आज भी उसके जो हत्यारे हैं वो उनके समर्थक भी खुले घूम रहे हैं, वो हत्यारे भी खुले घूम रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो जो माइनॉरिटी का बजट पहले से बहुत कम है, यानी जो 15% माइनॉरिटी है, लेकिन बजट उसका सिर्फ 5,000 करोड़ है, यानी 0.1% भी नहीं है, उसका भी 40% बजट कम करके 30% कर दिया। जो मुसलमानों में पहले से जो नाखानदगी है, यानी कि जहालत यानी कम इलिटरेसी है, उसकी भी जो मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उनकी जो एक मैट्रिक प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप थी उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी सवाल ये है, ना तो आप अपने बजट के थ्रू उनकी मदद कर रहे हो, आपकी राज्य सरकारें इनके साथ लगातार अलग अलग तरह के शगुफे लाके, लव जिहाद का नाम लाके, धर्म परिवर्तन का नाम लाके और पता नहीं कौन कौन सी चीज करके बुलडोजर चलाकर इनको आप जुल्म ढा रहे हो। और वही बात अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी से 9 साल की पहली कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 सवालों में एक सवाल में यह पूछा गया कि यह तो तय है कि जुल्म कर रहे हो आप, ये बताओ कि जुल्म का इजाला क्या है आपके पास हल क्या है। तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। यानी पूरे जो उनका विजिट थी जिसमें बहुत सारे हमारे समझौते भी हुए, उस पर एक ही सवाल भारी पड़ा कि आखिर जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, उसका आपके पास आपके लिए प्रधानमंत्री का जवाब काफी नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसका कोई रिलेवेंस नहीं था सवाल से। वो तो कह रहे थे हमारे डीएनए में। अरे ठीक है, हमारे डीएनए में है वो, हम ये बात कह रहे हैं। और जो भी हमारे वजाहत कासिमी आप वहां क्या चाहते थे कि वो कोई रिटर्न अपॉलॉजी देते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मोदी जी अमेरिका से हाथ जोड़ लेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। वो ये बात कहते कि मैं जाऊंगा और राज्य सरकारों को और अपने सारे डिपार्टमेंट्स को कहूंगा कि जो मणिपुर जल रहा है, जो जहां पे माइनॉरिटी धू करके जल रही है, या देश के और हिस्सों में जो माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है, उसको मैं रोक लगाऊंगा और आप बेफिक्र रहिए, आइंदा आपको यदि शिकायत। आज आप मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं या सारी माइनॉरिटीज की तरफ से बोल रहे हैं? माइनॉरिटीज में मुसलमान भी हैं और जाहिर बात है 80% मुसलमान है माइनॉरिटीज में, तो माइनॉरिटीज का मेजर तो मुसलमान है। तो 15% अगर आज देश की आबादी का मुसलमान है तो वो फिर भी माइनॉरिटी माना जाएगा? बिल्कुल माइनॉरिटी है, वो लीगली माइनॉरिटी है। आपकी जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है उसके थ्रू बाकायदा मुसलमान माइनॉरिटी में। ठीक है, चले ठीक। जरा अवस्थी साहब से जवाब चाहेंगे इस बात का। कासमी साहब ने कहा, देखिए दोनों मुसलमान हैं, कासमी साहब ने कहा कोई कहे कोई दिक्कत है तो मोदी जी से पहले मुझे जवाब देना चाहता हूं। और इन्होंने इल्जामों की, आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं भी एक इसमें बोल लीजिएगा। सौरभ, बात बड़ी अजीब सी लगी जब बिल्किस बानो का नाम तो इनको याद रहा, नासिर और जुवैद 2 नाम ला। मैं निकिता तोमर का नाम लेता हूँ, साक्षी का नाम लेता हूँ, अंकिता झारखंड के लेता हूँ जिसको पेट्रोल में जलाकर मार दिया गया था। 164 नाम ले सकता हूँ। 101 सेकंड बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। आप बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे ना, काउंटर नहीं है ना। सुन लीजिए, कलीम भाई सुन करके बोलिए ना। सुन लीजिए, बात एक बड़ी साफ सी है। मैं 164 नाम ले सकता हूं और आप लोग तमाम चैनलों पे रोज देखते हो, श्रद्धा हो, ये हो, निकता हो, कितने नाम मैं गिना सकता हूं। बात बिल्किस बानो की नहीं है, बात 1984 में इसी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के शहरों में कितना नरसंहार हुआ और एक व्यक्ति तक नहीं पकड़ा गया। पकड़ा क्या नहीं गया, उस पर गोली तक नहीं चली किसी दंगाई पे। सारे लूट लिए गई, दुकानें लूट ली गई सिखों की सरेआम। एक किसी ने आज तक नहीं कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। हैरत नहीं होती कि उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? आज उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सज्जन कुमार आज जेल में है तो सिर्फ इस वजह से जब यह सरकार आई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मुझे, उसने टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि मुझे लगता है कि इस पर अब तक ये लोग क्यों बचे रहे, क्योंकि ये लोग, इस पर राजनीतिक दबाव था इस मुकदमे पर। आप बात बताइए सौरभ जी मुझे कि बिल्किस बानो के नाम ली जाती है, कौन सी ऐसी है? कासमी साहब ने सही कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुस्लिम राजनीति करने वालों को है कि अगर मुस्लिम को सब कुछ मिल जाएगा। आज आप जाइए, आप जाइए मुरादाबाद जाइए, बिजनौर जाइए, वहां पर मुसलमान कहते हैं कि हमें अब तक कच्चे घर में क्या ऐसा बरसात आती थी तो पानी उगता, आज हमें घर मिल रहा है
और हमें क्या चाहिए? राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? इतने सालों से नहीं मिला, कई कई पीढ़ियों से नहीं मिला, कई कई पीढ़ियों से हम पंक्चर लगाते रहे, कई कई पीढ़ियों से हम बढ़ई का काम करते रहे, नाई और कबाड़ी का काम करते रहे, पहली बार हम पक्के घर में रह रहे हैं। क्या क्या डिफरेंशिएट हो रहा है? डिफरेंशिएट उनके साथ हो रहा है जिनको टिकट चाहिए। उस आम मुसलमान को नहीं, उस आम मुसलमान को तो फिर भी कुछ नहीं मिलना, उसको तो मिल रहा है। आज 4 लोग अगर मंत्री बन जाएंगे तो उन 4 लोगों का फायदा तो होगा, क्योंकि पिछले 65 सालों में मुसलमान कितने विधायक बने, कितने मंत्री बने। एक सेकंड सौरभ जी, मुझे लंबे 2 लोग बोले ना, तो मुझे बोलने दीजिए, आज जरा रखने दीजिए साफ साफ बात ही बताइए, कितने विधायक थे, कितने मंत्री थे, कितने सांसद थे ना अब तक मुसलमानों की? उस हिसाब से अगर 4 मंत्री बन जाते, ये कहते हैं कि एक भी मंत्री नहीं बना, 4 मंत्री बना दिए जाते, तो क्या मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती? क्या तो अब तक तो बहुत सारे थे, क्यों नहीं हुई? फिर ये तर्क नहीं है। तर्क ये कि मैं मलाई खाऊं। कुछ लोग मुसलमानों की राजनीति करके सत्ता की मलाई खाएं, वो इस राज्य में, इस प्रशासन में नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूं दिक्कत ये है। मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। आपने भी नामों से शुरू किया, इन्होंने भी अपनी बात कुछ नामों से शुरू की। नहीं, इनके जवाब में किया, मैंने कहा इन्होंने नाम नहीं लिए। सुनिए, 140 करोड़ के देश में अगर नासिद और जुनैद मारे जाते हैं जिंदा जला करके, एक क्राइम की घटना को वो हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं। कलीम साहब की वो पॉलिटिक्स को सूट करता है। ऐसे ही निकिता हो या अंकिता हो, वो भी एक गुनाह है। उस गुनाह को हिंदू के ऊपर मुसलमान ने जुल्म किया, ये कहकर आप पेश करते हैं। गलत बात। मैं ये कह रहा हूं, तरफ से यही हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्राइम कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बन करके किसी लड़की से दोस्ती करता है तो ये हिंदू मुसलमान का हुआ। वो लड़की भ्रम में थी, वो लड़की भ्रम में थी कि हिंदू लड़का था। लड़की ब्राह्मण, कलावा बांध के आता है, कलावा बांध के आया था, क्षत्रिय थी। सवाल ये नहीं है सर, कलावा बांध के आया था ना। सवाल क्या? मेरा सवाल सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या उस अगर कोई एक लड़की को कत्ल इसलिए करे मुसलमान लड़का कि तुम हिंदू हो, इसीलिए तुम्हारा कत्ल कर रहा हूं मैं, वो क्या ये इस पर बैठता है? और ऐसे धर्म नहीं लोगी तो मैं मार दूंगा। ऐसे निकिता के साथ क्या था? जुनैर को क्या इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान थे? यही तो क्या इसलिए मारा गया उनको? मैं आपको ये कह रहा हूं कि उनका कि धर्मांतरण करो नहीं तो मार दूंगा। कितने रोज आप केस सुन रहे हैं? धर्मांतरण करो, पहले मोहब्बत करो, फिर धर्मांतरण करो। पहले हिंदू बन के मोहब्बत करो, मोहब्बत के बाद शादी करो, शादी के बाद धर्मांतरण करो। ये है नहीं क्या केस? दुनिया भर में तो अगर नहीं है क्या? अगर नासिर और जुबैद का एक केस है तो मैं ऐसे सैकड़ों केस बता सकता हूं। मुझे बताइए दुनिया भर में क्या हो रहा था? दुनिया भर में ये प्रचार कैसे हो रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में? फिर तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लड़कियां खतरे में, हिंदू लड़कियां खतरे में। जैसे यहां की राजनीति ऐसे इंटरनेशनल राजनीति भी तो है ना। अब वो इकोनॉमिक्स अगर कहता है कि मोदी सबसे बढ़िया वो है, बॉस हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया का वो हेडलाइन नहीं बनेगी, वो लोगों को नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कह देंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छप जाएगी द मेन डिवाइडर, द चीफ डिवाइडर, तो वो एक खबर बनेगी। अच्छा, तस्लीम रहमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा स्वागत करें उनका भी। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे साथ है। रहमानी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया उस सवाल का, पूछा गया क्या हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा लोकतंत्र हमारे डीएनए में, हमारे खून में है, और उसके बारे में कम से कम हमें लेक्चर ना दिया जाए। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे अल हाकिम मस्जिद, ये मिस्र की बड़ी पुरानी मस्जिद है, 1100 साल पुरानी मस्जिद है, और दाऊदी बोहरा समुदाय जो भारत में है बड़े तादाद में है, और उन्होंने इस मस्जिद का आप कह सकते हैं जीर्णोद्धार किया था। इसको दोबारा से उन्होंने करीने से सजाया बनाया है। उसकी तस्वीरें वहां प्रधानमंत्री को दिखाई गई। और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से खास तौर पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा पुराना रिश्ता है, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से। और सैयदना साहब जिनको मानते हैं दाऊदी बोहरा, हमारे मुसलमान भाई बहन, उनके साथ भी उनका एक बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। तो खास तौर पर इस मस्जिद में वो गए हैं। इससे पहले भी जैसे यहाँ के एक पैनलिस्ट ने बताया, ये पहली बार नहीं है कि विदेश में वो गए हों तो किसी बड़ी आलीशान मस्जिद में का जाकर के उन्होंने दौरा किया हो, किसी खूबसूरत मस्जिद का। कई और देशों में कर चुके हैं। वो अबू धाबी में थे, तब भी ऐसी एक बड़ी ग्रैंड मस्जिद थी, उसके अंदर भी वो गए थे। अब ये अक्सर लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे अभी कलीम साहब ने पूछा कि ये सब करने के लिए मोदी जी विदेश ही क्यों जाते हैं? यहाँ दिल्ली में जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद चले जाएं। अब इसका जवाब पॉलिटिकल सवाल का पॉलिटिकल लोग ही दे सकते हैं। जी तस्लीम रहमानी साहब, प्रधानमंत्री ने जवाब वहां दे दिया था उस सवाल का, आज भी लेकिन पूछा जा रहा है इनसे। मेरे नज़दीक ना वो सवाल अहम था और ना उस सवाल का जवाब अहम था, इसलिए कि वो जवाब तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हर टेलीविज़न चैनल पर साल 2 साल 3 साल से लगातार दे रहे हैं। वही जवाब प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ दिया।
तो वो सवाल पूरा का पूरा 3 दिन की यात्रा में एक अकेला एक जर्नलिस्ट का वो सवाल इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि उस पे देश में चर्चा की हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया उसी पर आमादा है कि भाई शायद उन 3 दिन की यात्रा का निचोड़ ही वो एक सवाल था। लेकिन दुनिया से ज्यादा हम जो भारत के लोग हैं, हमारे लिए ये सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस दौरे से भारत को क्या फायदा हुआ, या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आई, या क्या उसका फ्यूचर है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे देश के लिए, बजाय इसके कि हम पूरी यात्रा में सिर्फ एक सवाल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साहब, हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने लिख दिया कि ये भारत के इतिहास का काला दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री को यूं शर्मिंदा होना पड़ा विदेश में जाकर के। नहीं, ये तो देखिए, ये तो अपोजिशन के लोग, कांग्रेस खास तौर पर ये इसलिए कहेगी कि एग्जैक्टली यही सवाल, यही बात राहुल गांधी ने अपने दौरे में वहां कही थी और उस बात का रिपरकशन ये सवाल था। तो ये इसको मैं समझता हूं कि भारत में जो राजनीति करने वाले देशभक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो इस सवाल से कतई नजर जो कुछ हुआ अमेरिका और भारत के दरमियान, उसमें भारत का इंटरेस्ट क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। इस पे बहस हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर तो हमने खूब बहस की। इस पर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप भी पॉलिटिक्स करते हैं, डिपेंड करता है, आप भी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं पॉलिटिक्स करता हूं, इसीलिए मैंने ये मैं आज आपसे मुस्लिम लीडर के तौर पर ये पूछ रहा हूं। वाई मुस्लिम लीडर, वाई नॉट भारतीय लीडर? ठीक है, आपकी पार्टी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, इसलिए जो आपने पार्टी बनाई है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, फ्रंट है वो। मैं एक भारत के एक मुसलमान, इससे पहले आप एसडीपीआई के साथ थे सर, वो मुस्लिम फ्रंट है। हाँ, तो छोड़ दिया। और अगर आपको मुस्लिम लीडर कहते हैं तो उस पर एतराज है। हाँ, तो छोड़ दिया ना। तो आप क्यों नहीं चाहते कि भारत के और अमेरिका के संबंधों पर आप एक मुसलमान से डिबेट करें? बिल्कुल कर सकते। क्यों नहीं चाहते? आप क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं एक मुसलमान लीडर को कि वो भारत के ताल्लुकात और भारत के फ्यूचर पे बात ना करे और सिर्फ मुसलमानों की बात करे? मैं मुसलमानों की बात करूंगा, मैं मुस्लिम लीडर की हैसियत से राइट है मेरा कि मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, लेकिन जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा तब मैं देश की बात भी करूंगा। देश की बात किए बगैर अगर मैं मुसलमानों की बात करता हूं तो मैं देश का हितैषी नहीं हो सकता। ये बात समझनी चाहिए पूरे। तो चलिए बताइए, एक हिंदू लीडर के लिए देश की बात करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन जब तक वो भारत की बात नहीं करेगा, हिंदू की बात करना उसके लिए उचित नहीं हो सकता। ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए और हमको अपनी डिबेट्स के और अपने डिस्कशंस के इन नैरेटिव्स को अब बदल देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत इस देश को नहीं। सर, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आपकी बात सुनकर कि आपने ऐसा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। ये तो अच्छी और अच्छी रिवायत शुरू होगी। तो बताइए, आप आज एक बतौर भारतीय सिटीजन, बतौर भारतीय लीडर, आज आप बताइए, इल्जाम ये लगाया गया, इल्जाम तो वही रहेगा ना सर, मैं इल्जाम तो नहीं बदल सकता। आप पलट के मुझे वहीं ला रहे हैं। नहीं, जहां मैं जाना नहीं जो इल्जाम है, जो इल्जाम लगा, जो तोहमत लगी, जवाब तो उसी का आएगा सर। आप मुझे सवाल वही होगा। हमारे देश में अभी चुनाव होना है, अमेरिका में भी चुनाव होना है। 4 महीने के मई में हमारा होगा, सितंबर में उनका हो जाएगा। उनकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, हमारी जरा छोटी है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें होंगी और हमेशा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यही सारी बातें होती रही हैं। इसलिए मैं इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता इस सवाल को, बल्कि मैं उसे इम्पोर्टेंस देना चाहता हूं कि जियोपॉलिटिकली इस पूरे की पूरी यात्रा और इस सब का क्या इम्पैक्ट है, क्या वो हमारे देश के लिए, मुझे खतरा इस बात का है, मुझे डर है, मुझे खौफ है इसका कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के साउथ चाइना सी की जंग में भारत को इन्वॉल्व न कर लिया जाए। उससे देश का नुकसान होगा। उसमें जब मुसलमान बनेगा तो हिंदू भी बनेगा, उसमें जब मुसलमान की इकोनॉमी डाउन होगी तो हिंदू की भी होगी। हमको उस पर चर्चा करने की जरूरत है कि जियोपॉलिटिकली जो पोजीशनिंग भारत की एशिया में है, लुक ईस्ट की पॉलिसी पूरी दुनिया अपना रही है। पूरा का पूरा एशिया एक तरफ होता चला जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड। सब चाइना और मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। अब आप जो डर पेश कर रहे हैं सर, ऐसी तो कोई बात उस दौरे में हुई नहीं। मैंने तो वो मसौदा भी पढ़ा जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें भी ये नहीं हुआ। क्या भारत ने कमिट कर दिया है कि चीन अगर कुछ करेगा हिमाकत तो अपनी फौज भेज देंगे? हुई है ना, क्या हम फौज भेजेंगे? साउथ चाइना सी की वॉर एशिया का सबसे बड़ा इशू है। अगर हम उसको नजरअंदाज करके सिर्फ हिंदू मुसलमान में फंसना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं फंस सकता। मुझे मालूम है कि साउथ चाइना सी की वॉर में इंडिया अकेला तन्हा एशिया में खड़ा रहकर अपनी फ्यूचर इकोनॉमी को और अपनी बाउंड्रीज को और अपने तरक्की को
हम सस्टेन नहीं कर चलिए, पाएंगे अगर हम एशिया में खड़े हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।